बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसको इतना मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। बट हमें यहाँ पे इस बुक के अंदर हमें ये भी जानने को मिलेगा कि कैसे कैसे कंपनीज जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी मैनिपुलेट कर देती है। तो आइए जानते हैं क्या क्या उसकी ट्रिक्स रहती है। तो अगर हम पार्ट 2 के बारे में, मतलब इस बुक का जो पार्ट 2 है वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ऑल्सो अगर आपने हमारा पार्ट 1 इस बुक का जो है वो नहीं देखा है तो वो बहुत ही क्रिटिकल है, तो वो भी आपको पहले जाके वो आपको रेफर करना चाहिए और उसके बाद ये वीडियो जो है वो आप देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि इसको हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें एज एन इन्वेस्टर हमारी क्या क्या ड्यूटीज है जो हमें करनी चाहिए जब हम ड्यू डिलीजेंस करते हैं तब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो हम ये जानते हैं कि कैश फ्लो शेनानिगन्स किस टाइप के होते हैं। तो 3 मेजर चीज वो यहाँ पे हो सकती है, तो जैसे हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो आइए आगे अभी हम थोड़ा अगर लेट से हम इंट्रो ले यहाँ पे, तो यहाँ पे इंट्रो में हम क्या क्या चीजें जो है वो हमें जाननी चाहिए। सबसे पहले है कि अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग वर्सेस कैश बेस्ड अकाउंटिंग। अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है पहले हम वो जानते हैं। तो लेट्स से अगर हम अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैसा होता है कि जब भी कंपनी रेवेन्यू को अर्न करती है, इसका मतलब है कि जितना लेट से पैसे भले ही पहले आ गया है, पेमेंट भले ही क्लाइंट की तरफ से कस्टमर की तरफ से पहले आ गया है, बट जब तक आप उनका जो काम है वो आप करके नहीं देते हो तब तक वो रेवेन्यू जो है वो अर्न नहीं होगा और वो जो रेवेन्यू है वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा। उसको कहते हैं अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग वर्सेस कैश बेस्ड अकाउंटिंग की, जहां पे जैसे ही आपके पास पैसा आ गया तो तुरंत ही आपने उसको वहां पे रिकॉर्ड कर लिया। अभी इंड एस मतलब जो हमारी इंडियन कंपनीज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है वो है अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग विच इज बेटर देन कैश बेस्ड अकाउंटिंग। तो ये एक चीज हमें ध्यान में रखनी है। फिर दूसरा है कि जहां पे अभी क्या है कि बहुत सारे इन्वेस्टर इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला जो पार्ट हमें स्क्रीनर पे दिखता है, या तो कंपनी की जो क्वार्टरली या तो एनुअल जो भी रिपोर्टिंग फाइलिंग्स वगैरह होती है तो वहां पे भी हम जो देखते हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है उसके ऊपर हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि हमें वहां पे भी पता भी चलता है कि कंपनी जो है वो अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है कोर उनका जो बिजनेस है वहां से कितना एक्चुअल में कैश जनरेट कर पा रही है कंपेयर टू प्रॉफिट। तो ये एक जो स्टेप है वो एक करेक्ट डायरेक्शन में है। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि जब बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स एनालिस्ट ये सारे लोग जब सीएफओ के ऊपर इतना ज्यादा फोकस करने लगते हैं तो वहां पे क्या होता है कि कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स है, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजमेंट, प्रमोटर्स, वो लोग क्या करते हैं कि वहां पे इस पर्टिकुलर मैट्रिक को ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि जहां पे वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि भाई हम जो है हमारे कैश से, हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वहां से हम बहुत ही अच्छा खासा कैश जनरेट कर रहे हैं, ऐसा वो अपनी इन्वेस्टर्स को, अपने एनालिस्ट को वो दिखाना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैनिपुलेशन का चांस जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। और तीसरा पार्ट क्या है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो 3 पार्ट्स होते हैं कि एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। तो ये तीनों चीजों के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जो अंदर जाती है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो बाहर जाती है। तो ये हमें जनरली पता होना चाहिए। तो एक स्नैपशॉट में यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ जो बुक के अंदर भी हमें दिया है। तो अगर हम इसको बारीकी से अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या है, तो लेट्स से अगर हम इनफ्लोस मतलब कि प्लस में क्या जाएगा, तो वो है कस्टमर का कलेक्शन, मतलब कस्टमर की तरफ से पैसा आया तो वो जाएगा। अगर लेट से कोई एनबीएफसी है तो बैंक वाली कंपनी है तो अगर इंटरेस्ट कलेक्शन, तो वहां पे इंटरेस्ट कलेक्शन जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। फिर डिविडेंड, अगर लेट से कोई ऐसी कंपनी है इन्वेस्टिंग, मतलब पर्टिकुलरली ऐसी कोई कंपनी है कि जहां से डिविडेंड आया है तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जा सकता है डिपेंडिंग ऑन दी नेचर ऑफ दी कंपनी। तो ऐसे ही हम जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वेस्टिंग के अंदर भी कुछ इनफ्लो है, कुछ आउटफ्लो है, फाइनेंसिंग के अंदर भी कुछ इनफ्लो है और आउटफ्लो है। और हमें यहाँ से ही पता चलेगा, यहाँ पे ही जनरली मैनिपुलेशन होता है। कैसे कि लेट से अगर कोई कंपनी है उसको अगर अपना सीएफओ मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर ज्यादा दिखाना है तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कुछ चीजें जो है वो वहां से लेके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डालेगा, या तो फाइनेंसिंग से लेके वो ऑपरेटिंग में डालेगा। ऐसा कुछ भी करेगा कि जिससे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको अच्छा लगे, भले ही एक्चुअल में कंपनी की जो सिचुएशन है चाहे वो कैसी भी हो। तो अगर हम स्टार्ट करें, जैसे हमने पहले देखा था कि वहां पे 3 अलग अलग टाइप के शेनानिगन्स हो सकते हैं। तो अगर हम पहला वाला अगर हम एक्सप्लोर करें कि जहां पे शिफ्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो अभी वो कैसे कैसे हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जहाँ पे एक सीएफओ है, मतलब बोगस आपने कुछ
वो जो फेक भी आप जिसको बोल सकते हो कि आपने एक बोगस सीएफओ कहीं पे रिकॉर्ड कैसे कर लिया। अभी वो कैसे किया है कि जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डेल्फी कॉर्प करके एक कंपनी है जिसका यहाँ पे बुक के अंदर एक एग्जांपल दिया है। अभी डेल्फी कॉर्प करके ये जो कंपनी है वो एक ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में वो काम करती है। अभी उसने अपने पर्टिकुलर लेट से कि जब क्वार्टर खत्म होने को आया तब उनको पता चला कि अपने पास जो है वो सीएफओ अच्छे से नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि लेट से कि अब अभी यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है ना वो चाहते थे कि अपने जो इन्वेस्टर हैं उनको हमें डिसअपॉइंट नहीं करना है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जितनी भी इन्वेंट्री थी वो सारी की सारी एक बैंक को दे दी। मतलब उनको बोला कि आप इसको इस ट्रांजेक्शन को ऐसे कंसिडर करो कि हमने ये जो हमारी इन्वेंट्री है वो हमने आपको बेच दी है। बट एक्चुअल में क्या हुआ था कि कंपनी ने उसकी जो इन्वेंट्री थी वो गिरवी रखी थी और उसके कंपैरिजन में वहां से उन्होंने बैंक के पास से एक पैसा उठाया था जिसको हम लोन भी बोल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कि फ्रॉम अ नॉर्मल बैंक बोरोइंग। तो यहाँ पे एक्चुअली में वो क्या था कि जहाँ पे कंपनी ने लोन ही लिया है बट उन्होंने दिखाया क्या कि हमने हमारी जो इन्वेंट्री थी वो बेच दी। अभी बैंक जो है वो एक ऑटो एंसिलरी कंपनी की इन्वेंट्री रख के क्या करेगा, बट फिर भी यहाँ पे ऐसा मतलब ट्रांजेक्शन हुआ और उसकी वजह से कंपनी ने अच्छा खासा सीएफओ अपने इन्वेस्टर्स को दिखा भी दिया था उस टाइम पे। तो ऐसी ऐसी ट्रिक्स जो है वो यहाँ पे हो सकती है। फिर दूसरा क्या है कि जो अपना जो ट्रेड रिसीवेबल वाला जो पार्ट जैसे हमें स्क्रीनर पे भी दिखता है और हमारे कंपनी के जो फाइलिंग्स होते हैं वहां पे भी ये एक पर्टिकुलर पार्ट हमें दिखता है। तो यहाँ पे जैसे क्या लिखा है कि बूस्टिंग सीएफओ बाय सेलिंग रिसीवेबल बिफोर द कलेक्शन डेट। अभी कलेक्शन डेट लेट से जब आपने क्लाइंट को किसी प्रोडक्ट को जब आपने सेल किया या तो सर्विस को जब आपने सेल किया तो उस टाइम पे क्लाइंट भी अग्री हुआ होगा कि ये इस पर्टिकुलर डेट को या तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में या तो मंथ में हम आपका जो पैसा है वो आपको दे देंगे। बट हमें हमारा सीएफओ एज अ कंपनी अगर लेट से मुझे मेरा सीएफओ अगर मुझे अच्छे से दिखाना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं ऐसा करूंगा कि अपना जो रिसीवेबल है उसको मैं बेच देता हूं किसी और सब्सिडरी या तो और कोई जॉइंट वेंचर या तो किसी भी थर्ड पार्टी को और वहां से मैं पैसा ले लेता हूं। तो ये एक चीज जो है वो भी गलत है। अगर बहुत सारी कंपनीज लेट से अगर ऐसा करना चाहती है तो वो ऐसी ऐसी ट्रिक्स जो है वो प्ले करती है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो हमें मतलब सडनली अगर लेट से अगर कहीं पे अगर सीएफओ मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर सडनली अगर बढ़ गया है तो ये एक थोड़ा हमें देखना चाहिए, उसमें बारीकी से देखना चाहिए एज अ डिटेक्टिव कि इसमें ऐसा क्या हो गया कि सडनली सीएफओ अच्छा हो गया। फिर अगर तीसरी ट्रिक अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है कि फेकिंग दी सेल ऑफ रिसीवेबल। मतलब आपने ऐसा दिखा दिया कि जो रिसीवेबल आपने बेचे हैं वो भले ही आपने बेच दिया, चलो मान लिया, बट आपने पूरा ही मतलब वो जो पूरा ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन ही उसको फेक कर दिया है। तो ऐसा भी होता है। तो ये था नंबर 1 ट्रिक जहाँ पे ऐसी ऐसी सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल है। फिर अगर नंबर 2 पे अगर हम देखें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहली ट्रिक क्या है कि बूमरैंग ट्रांजेक्शन। अगर ये बूमरैंग ट्रांजेक्शन क्या है वो हमने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है, आप जाके वो देख सकते हो। लेट्स से कंपनी एक्स है और कंपनी वाई है। कंपनी एक्स ने कुछ प्रोडक्ट कंपनी वाई को बेची, उसके जगह पे मतलब लेट्स से कि पैसे नहीं दिए हैं, वहां पे कोई भी कैश जो है वो यहाँ से वहां नहीं गया है। बट ऐसे केसेस में क्या होता है कि कंपनी वाई को एक ऑब्लिगेशन रहता है कि वो कंपनी एक्स से कुछ माल जो है वो परचेस करे। तो ऐसे केसेस में भी सीएफओ जो है वो बूस्ट हो सकता है, इन्फ्लेट हो सकता है। फिर जब भी आपको कभी बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं कि जहाँ पे वो एडजस्टेड एबिटा वाला नंबर वो अपने फाइलिंग्स के अंदर वो पब्लिश करती है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी लेट्स से इंटरनेट बेस्ड कंपनी जो है इंडिया में भी लिस्टेड है, उन्होंने भी मतलब एडजस्टेड एबिटा वाला नंबर जो है वो पब्लिश किया है। अभी ये जो एडजस्टेड एबिटा है ना वो कोई एक पर्टिकुलर किसी फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पे कंपनीज के पास बहुत सारा लीवे रहता है कि वहाँ पे वो अगर चाहे तो मैनिपुलेशन कर सकता है अपने हिसाब से। तो इसीलिए आपको अगर लेट्स से एबिटा जो प्रॉपर एक फिगर है अगर वो आपको मिलता है देन इट इज फाइन। बट लेट्स से अगर वहाँ पे वो एडजस्टेड एबिटा बोलते हैं तो हमें पता नहीं है कि उन्होंने क्या क्या कैसी कैसी चीज़ें वहाँ पे एडजस्ट करी है और बाद में वो जो नंबर है वो अपने को दिखाया है। इसीलिए एडजस्टेड एबिटा अगर कहीं पे दिखे तो आपको वहाँ पे केयरफुल होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला है कि हमेशा ही आपको सिर्फ और सिर्फ सीएफओ के ऊपर फोकस नहीं करना है बल्कि आपको फोकस करना है फ्री कैश फ्लो के ऊपर। मतलब कि जहाँ पे आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है माइनस जो कैपेक्स हुआ है उसके बाद जो कैश बचता है उसको यहाँ पे उन्होंने फ्री कैश फ्लो बोला है। तो हमेशा ही वो ऐसा बोलते हैं कि आपको फ्री कैश फ्लो के ऊपर फोकस करना चाहिए। फिर तीसरा यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे कोई लेट से अगर कोई किसी कंपनी ने अगर इन्वेंट्री बाय करी है
तो वो क्या करता है ना कि वो वहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, वहाँ पे वो आउटफ्लो दिखा देते हैं। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स जो है वो कंपनीज प्ले करती है टू मैनिपुलेट दी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर यहाँ पे भी क्या क्या चीज़ें जैसे हमें यहाँ पे दिखने को मिलता है कि क्लोजली मॉनिटर द इन्वेस्टिंग आउटफ्लो फॉर नॉर्मल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। अभी लेट्स से अगर कोई ऑपरेशन के रिलेटेड मतलब कंपनी का जो कोर ऑपरेशन है उसी के रिलेटेड अगर कोई कॉस्ट है तो वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही वो एडजस्ट होना चाहिए, ना कि वो इन्वेस्टिंग आउटफ्लो के अंदर। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। फिर बाय नाउ पे लेटर मतलब कभी कभार क्या होता है कि कंपनी अपना CFO को बूस्ट करने के लिए वो क्या करता है कि कंपनी कैश नहीं देती है, उसकी वजह क्या कि जहाँ पे कंपनी नोट्स इश्यू करती है, जिसको हम यहाँ पे हमारे लेट्स से अगर इंडिया में अगर हम देखें तो जिसको बोलते हैं कि एक कच्चा चिट्ठा जैसा वो वहाँ पे दे देते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश। कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, कोई चीज़ लेट से अगर आपने परचेस करी है तो वहाँ पे आप उसको डायरेक्टली कैश देने की बजाय कोई एक जिसको हम बोल सकते हैं कि कच्ची चिट्ठी जैसा आपने उसको दे दिया और आपने बोल दिया कि हम उसको बाद में आपको जो है वो पेमेंट इसके बेस पे हम आपको कर देंगे। तो ये भी एक रेड फ्लैग है जो आपको हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए। तो ये था नंबर 2। अगर हम नंबर 3 के बारे में अगर फोकस करें तो यहाँ पे कुछ वन टाइम एक्टिविटीज़ होती है या तो अनसस्टेनेबल एक्टिविटीज़ होती है कि जिससे वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को बूस्ट करते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक क्या है, तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कि वेंडर्स को धीरे धीरे पे करो। मतलब ऐसा नहीं है कि लेट्स से अगर आपने किसी वेंडर से प्रोडक्ट जो है वो परचेस कर लिया है या तो रॉ मटेरियल परचेस कर लिया है, बट अभी हमें लेट्स से इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर अगर मुझे अपना CFO अच्छा दिखाना है तो मैं क्या करूँगा कि वेंडर को बोल दूंगा कि आप ऐसा करो कि हम जो है आपको नेक्स्ट क्वार्टर में या तो उसके बाद वाले क्वार्टर में हम आपको जो पेमेंट है वो कर देंगे, या तो अभी हम थोड़ा पेमेंट करते हैं, बाकी का पेमेंट जो है वो हम नेक्स्ट क्वार्टर में पे कर देंगे। तो ऐसी ट्रिक्स भी वहाँ पे प्ले होती है ताकि क्या है कि CFO जो है वो आपका ऊपर दिखे। फिर दूसरी ट्रिक क्या है कि कस्टमर से ही ज़्यादा पैसे ले लो, ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा जल्दी से पैसे ले लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेस्ला का एक केस यहाँ पे जैसे दे रखा है। तो जब टेस्ला ने एक नया मॉडल लॉन्च किया था तो उस टाइम पे बहुत सारे बुकिंग्स ऑलरेडी आ चुके थे अलॉन्ग विथ सर्टेन पेमेंट्स। तो यहाँ पे टेस्ला ने क्या किया कि उसको CFO के अंदर ही वहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, जबकि प्रोडक्ट जो है वो अभी उन्होंने दी भी नहीं है। मतलब जो फाइनल सेल या तो कस्टमर जो है उन्होंने अभी प्रोडक्ट्स रिसीव भी नहीं करी, ये सारी चीज़ें अभी हुई भी नहीं है। उसके पहले ही जब कंपनी कस्टमर से पैसे ले लेती है और उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर वो वहाँ पे दिखा देती है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। फिर तीसरा क्या है कि इन्वेंट्री जो है वही आप लेस परचेस करो। मतलब इससे क्या होगा कि आपका जो CFO है वो भी ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। फिर क्या है कि वन टाइम बेनिफिट्स, मतलब वन टाइम अनसस्टेनेबल एक्टिविटीज, मतलब ये कभी हो ही नहीं सकता। मतलब लेट से एक बार हो गया तो दूसरी बार होने के चांसेस ही नहीं है। ऐसी एक्टिविटीज को भी आप CFO के अंदर डाल देते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कि सन माइक्रोसिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट का एक केस हुआ था उस टाइम पे। मतलब इन दोनों के बीच में कुछ लीगल फाइट चल रहा था और जिसमें फाइनल वर्डिक्ट ये आया कि माइक्रोसॉफ्ट को सर्टेन अमाउंट जो था वो सन माइक्रोसिस्टम को पे करना था। बट यहाँ पे क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट ने जब वो पेमेंट सन माइक्रोसिस्टम को किया तो उन्होंने ये जो पेमेंट उन्होंने रिसीव किया उसको उन्होंने CFO के अंदर डाल दिया, जो पॉसिबली नहीं। मतलब कंपनी का काम ये है ही नहीं कि वो माइक्रोसॉफ्ट से कंटिन्यूअसली पेमेंट लेती रहे, ये कंपनी का काम नहीं है। तो इसीलिए हमें ये भी ध्यान में रखना है कि CFO के अंदर ऐसी अगर कोई वन टाइम बेनिफिट्स अगर आते हैं तो उसका सोर्स क्या है और वो चीज़ जो है वो वैलिड है या भी नहीं। अगर नहीं है तो वो हमें जो प्रमोटर्स है, कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनसे हमें ये चीज़ जो है वो क्वेश्चन करना चाहिए। तो ये था 3 मेजर चीज़ें ऐसी थी कि जो कैश फ्लो के रिलेटेड थी। अभी हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो है कि मैट्रिक्स शेनानिगन्स। मतलब बहुत बार क्या होता है कि लेट से कोई कंपनी है, लेट से कोई रिटेल सेक्टर के अंदर काम करती है, तो वहाँ के जो मेजरमेंट होते हैं वो कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज कंपनीज। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि 2 अलग अलग ट्रिक्स है। सबसे पहला क्या है कि शो केसिंग मिसलीडिंग मैट्रिक्स दैट ओवरस्टेट परफॉर्मेंस। लेट्स से प्रॉफिट एक चीज़ है बट वहाँ पे वो ऐसा बोलते हैं कि नहीं प्रॉफिट तो है ही, बट हमारी पर्टिकुलर कंपनी है तो हमारे पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ये मैट्रिक्स जो है वो चलते हैं, तो फिर वो आप उसके ऊपर फोकस करो, ऐसा वो बोलेंगे। फिर दूसरा क्या है कि डिस्टोर्टिंग
बैलेंस शीट मैट्रिक्स टू अवॉइड रिवीलिंग डिटोरिएशन, मतलब एक्चुअल में भले ही कंपनी की सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन डिटोरिएट हो रही है, बट उसको आप साइड में रखते हो और वो ऐसा बोलते हैं कि आपको बैलेंस शीट का जो ये मैट्रिक्स है उसको कुछ चेंज करो और वहाँ पे हम उसको अच्छा दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कि तो यहाँ पे क्या है, तीन चीज़ें हैं। रेवेन्यू के लिए भी हो सकता है, प्रॉफिट के लिए भी हो सकता है, और आई थिंक तीसरा जो है वो कैश फ्लो के लिए भी हो सकता है। तो लेट्स से अगर मैं रेवेन्यू के लिए बोलूँ तो यहाँ पे बहुत बार क्या होता है ना कि पहले कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अच्छा नहीं है, या तो इतना ग्रो नहीं हो रहा है, या तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी इतना रेवेन्यू जो है वो ग्रो नहीं हो रहा है। बट कंपनी क्या बोलती है कि नहीं, आप रेवेन्यू को छोड़ो, आप जो है ना सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ये सारी चीज़ें देखो कि यहाँ पे देखो हमने जो नया स्टोर ओपन किया है उसका तो ग्रोथ इतना आ रहा है। भले ही कंपनी का जो ग्रोथ है ओवरऑल ऑन अ कंसोलिडेटेड लेवल फॉर ऑल दी स्टोर्स वो चाहे भले ही कितना कम हो, बट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है ना वो आप देखो वो हमारा बहुत ही ज़्यादा है, या तो डबल डिजिट में है या तो हायर डबल डिजिट में है। ऐसी ऐसी बातें हो सकती है। फिर दूसरी एक ट्रिक जो यहाँ पे ये लोग प्ले कर सकते हैं वो क्या है कि लुक फॉर चेंज इन डेफिनेशन। अभी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या है ना कि वो कोई ऐसे एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है या तो कोई स्टैंडर्ड ऐसा मैट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के पास थोड़ा लीव है, यहाँ पे ये भी रहता है कि वो अब कैसे डिफाइन करते हैं इस पर्टिकुलर की मैट्रिक्स को, और उस हिसाब से वो चाहे तो उस नंबर्स को वो चेंज भी कर सकते हैं। इसीलिए आपको जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ या तो जो भी ये मैट्रिक है उसकी पहले तो डेफिनेशन जो है वो आपको देखनी चाहिए, और अगर लेट्स से अगर इन बिटवीन अगर कहीं पे कुछ चेंजेस भी आते हैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के डेफिनेशन में तो उसको भी आपको क्लोजली ट्रैक करना है। फिर बहुत सारे ये भी अलग अलग जैसे मैट्रिक्स रहते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, फिर सब्सक्राइबर, लेट्स से नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी है तो वहाँ पे सब्सक्राइबर है, चर्निंग है, फिर बुकिंग्स है, लेट्स से कोई ट्रैवल की कंपनी है तो वहाँ पे बुकिंग्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स है, बट ये सारी चीज़ें क्या है ना कि वो आपको एक्चुअल रेवेन्यू जो है वो शायद आपको ना दिखाए। तो इसीलिए अगर कोई कंपनी चाहती है कि आप रेवेन्यू के ऊपर नहीं बट ये सारे जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो तो वो वही हाईलाइट करेगी, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। फिर दूसरा क्या है कि लेट्स से प्रॉफिट, तो वो बहुत सारी कंपनीज जो प्रॉफिटेबल नहीं होती है वो दूसरे तीसरे मैट्रिक्स आपको दिखाते रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले भी देखा था कि एबिटा, एडजस्टेड एबिटा, ये सारी चीजें, मतलब लेट्स से कंपनी जो है वो हमें पता है कि वो प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, कंपनी जो है वो लॉस में है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है ना कि कंपनी एबिटा दिखाती है, उसमें भी एडजस्टेड एबिटा, मतलब उसमें भी बहुत सारे प्लस माइनस कर करके फाइनली वो आपको कुछ एडजस्टेड नंबर दिखाएगा कि जहां पे आपको लगेगा कि नहीं एटलीस्ट एडजस्टेड एबिटा या तो एबिटा लेवल पे कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है। तो ये भी मिसलीडिंग मैट्रिक हो सकता है। तीसरा जैसे हमने बोला कि अगर लेट्स से अगर मुझे कैश फ्लो दिखाना है बट कैश फ्लो की जगह पे मुझे कोई ऐसा मैट्रिक दिखाना है कि जो और भी बेटर लगे, तो यहाँ पे जैसे बुक के अंदर उन्होंने बोला है कि एबिटा और कैश अर्निंग जो है ना ये कैश फ्लो के मैट्रिक्स नहीं है। अभी एबिटा जो है वो हमें भी पता है कि वो एक P&L मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट आता है उसका वो एक पार्ट है, और दूसरा क्या है कि कैश अर्निंग। अभी कैश अर्निंग क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को, एनालिस्ट को कंफ्यूज करने के लिए क्या करती है कि कैश अर्निंग करके एक चीज डाल देती है। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टर को इतना आइडिया नहीं रहता है, जिन्होंने उतना स्टडी भी नहीं किया है, उनको लगता है कि ये कैश अर्निंग जो है ना उसका मतलब है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो या ऐसा कुछ भी। तो ये एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फिर दूसरा ट्रिक क्या था कि जहाँ पे बैलेंस शीट के साथ कुछ छेड़छाड़ होता है, तो सबसे पहले वो क्यों होता है, तो लेट्स से कि रेवेन्यू प्रॉब्लम्स अगर एक्चुअली में कुछ हैं तो उसको हाइड करने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल को बेच देते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया। तो वो पॉसिबल है कि वो कोई थर्ड पार्टी को दे दिया जाए, कोई सब्सिडरी को दे दिया जाए या कोई जॉइंट वेंचर को भी दे दिया जाए, ताकि जो पेरेंट कंपनी है तो होल्डिंग कंपनी है उसमें वो उतना खराब ना लगे। ये एक चीज यहाँ पे हो सकती है। फिर दूसरा क्या है कि ट्रेड रिसीवेबल को नोट्स रिसीवेबल कर दो, जैसे हमने पहले भी बताया था कि जहां से जैसे किसी कस्टमर के पास से आपको जैसे पेमेंट लेना है बट वहां पे आपको पेमेंट नहीं आ रहा है, तो आपने क्या किया कि उस ट्रेड रिसीवेबल को आपने क्या किया कि एक चिट्ठी ले ली वहां से, नोट, जिसको यहाँ पे लिखा है कि नोट्स रिसीवेबल। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि ट्रेड रिसीवेबल जो अकाउंट रिसीवेबल है वो उसका एक्चुअल नंबर कम हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं कंपनी ने ट्रेड रिसीवेबल कम कर दिया, बट उसकी जगह पे उन्होंने कुछ नया ही मैट्रिक या तो कुछ नई चीज बैलेंस शीट के ऊपर डाल दी है। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नोट्स रिसीवेबल,
अभी लोगों को लगेगा कि ये कुछ और चीज़ें होगी, बट ट्रेड रिसीवेबल तो कम हो गया। तो ये एक ट्रिक जो है वो भी मैनेजमेंट हमारे साथ प्ले कर सकता है। फिर तीसरा, जैसे अगर हमें सेकंड वाला पॉइंट जो है उसी को अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करें तो यहाँ पे हम थर्ड वाले पॉइंट पे आ जाएंगे कि लुक फॉर इंक्रीज इन रिसीवेबल्स अदर देन ट्रेड रिसीवेबल। मतलब अगर ट्रेड रिसीवेबल की जगह पे अगर लेट से कोई और, जैसे हमने ऊपर लिखा है कि नोट्स रिसीवेबल, अगर वहां पे अगर कुछ बढ़ जाता है या तो कोई एकदम ही नया कुछ मैट्रिक अगर वो लोग डाल देते हैं, तो ऐसे टाइम पे भी हमें कॉशियस हो जाना है। फिर दूसरी ट्रिक, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि डिस्टॉर्टिंग इन्वेंट्री मैट्रिक्स टू हाइड प्रॉफिटेबिलिटी इश्यूज। तो यहाँ पे जैसे हमने मेंशन किया है कि अगर कंपनी कोई भी तरह का नया मैट्रिक अगर वो डालती है अपने बैलेंस शीट में या तो लेट्स से पीएनएल स्टेटमेंट में या तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, तो तुरंत ही आपका जो रेड फ्लैग है वहां पे आ जाना चाहिए, आपको कॉशियस उसी टाइम पे हो जाना चाहिए। फिर दूसरा क्या लिखा है कि जब कंपनी जो है वो अपनी इन्वेंट्री को लेट से कोई अदर पार्ट ऑफ बैलेंस शीट के अंदर वो अगर लेट से वो मूव करती है, शिफ्ट करती है, तब भी आपको कॉशियस हो जाना चाहिए। तो ये था मेनली कि मैट्रिक्स को कैसे डिस्टोर्ट किया जाता है या तो कैसे हाईलाइट किया जाता है टू हाइड द एक्चुअल प्रॉब्लम्स इन दी कंपनी। फिर नेक्स्ट है कि जहां पे हम बात करेंगे एक्विजिशन अकाउंटिंग शेनानिगन्स। मतलब बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है कि जो इनऑर्गेनिकली अपने रेवेन्यू को, प्रॉफिट्स को ग्रो कराना चाहती है, तो वो दूसरी कंपनीज को एक्वायर करती रहती है। तो ऐसे टाइम पे भी मतलब कंपनीज जो है वो कुछ ना कुछ शेनानिगन्स कर सकती है। तो कैसे कैसे कर सकती हैं आइए जानते हैं। तो पहले तो ये तीन चीजें जो है वो मेजर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो नंबर 1 मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि तीनों के तीनों को कंसोलिडेट कर दिया है, क्योंकि वहां पे पॉइंट्स जो थे वो इतने ज्यादा नहीं थे। तो सबसे पहले क्या है कि इन्फ्लेटिंग प्रॉफिट्स इन पेरेंट कंपनी थ्रू ट्रिक्स। अभी इसमें क्या होता है कि लेट से अगर मुझे किसी कंपनी को एक्वायर करना है तो मैं अब उसको बोल दूंगा कि आप ऐसा करो कि अभी जो इस क्वार्टर का जो आपने जो जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है, तो या तो उसको बंद कर दो अभी रिकॉर्ड करना, या तो अभी जितना भी ऑल लेट से अगर कुछ नेक्स्ट आने वाला है तो उसको अभी के लिए आप उसको जो है वो स्टॉप कर दो, ताकि जब भी नेक्स्ट मतलब जैसे ही नेक्स्ट मंथ आएगा तो अभी इस मंथ का लेट से अगर कोई रेवेन्यू अभी जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है बट रेवेन्यू आ चुका है और उसको अर्न भी हो चुका है, तो उसको मैं नेक्स्ट टाइम कि जब एक्चुअली में जब उसका अकाउंटिंग मेरी कंपनी के साथ जब वो मर्ज हो जाएगा तब मैं दिखाऊंगा। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि सडनली मेरा जो रेवेन्यू है वो ज्यादा दिखेगा। तो इसीलिए ये चीज जो है वो ऐसी कंपनी शेनानिगन्स जो है वो करती है। फिर दूसरा क्या है कि लुक फॉर अनयूजुअल सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। जैसे कंपनी कोई एक्वायर करती है दूसरी कंपनी को, तो वहां पे क्या होता है कि सडनली कहीं से कुछ नए सोर्सेस आ जाते हैं कि जो अनरिलेटेड है, मतलब कंपनी के जो कोर ऑपरेशन है उससे रिलेटेड नहीं है, कुछ नया ही है। तो अनयूजुअल सोर्सेज से अगर सडनली कोई रेवेन्यू आने लगता है सब्सिडी से या तो जो कंपनी हमने रिसेंटली एक्वायर करी है, तो ऐसे टाइम पे भी हमें यहाँ पे क्लोजली इसको देखना चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर लेट से मुझे प्रॉफिट अच्छे दिखाने हैं, तो अगर लेट से कोई पर्टिकुलर चीज के अंदर मुझे अगर लॉस हो रहा है या तो कोई सब्सिडी के अंदर मुझे लॉस हो रहा है, तो उसको हम हाइड कर देते हैं। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। फिर तीसरा क्या है कि क्रिएटिंग अनरिलेटेड नॉन रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स। तो ये जैसे हमने पहले पॉइंट में भी ये चीज जो था वो थोड़ा डिस्कस किया था, वैसे ही यहाँ पे भी हो सकता है। फिर अगर लेट से अगर हम तीसरा अगर मेजर ट्रिक अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है कि सीएफओ को हम बूस्ट कैसे करें कि सेल ऑफ अ बिजनेस, मतलब किसी पर्टिकुलर लेट से बिजनेस का कोई पार्ट था उसको हमने बेच दिया, तो वहां पे भी हम उसको एक्चुअली में उसको हम सीएफओ के अंदर उसको नहीं गिन सकते, बट फिर भी कुछ ना कुछ वहां पे हम ट्रिक्स करके उसको हम सीएफओ के अंदर हम डालना चाहते हैं ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो अच्छा दिखे। तो अगर कोई कंपनी ऐसा दिखाती है तो वो एक रेड फ्लैग है। तो ये था एक्विजिशन अकाउंटिंग शेनानिगन्स। और अब हम फाइनल पार्ट की और अगर हम यहाँ पे चले तो कि जहाँ पे हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, तो सबसे पहला है कि हमें स्केप्टिकल होना है। इसका मतलब कि कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या तो और भी कोई भी रिपोर्टिंग फाइलिंग्स वगैरह आता है तो हमें उसको बहुत ही क्लोजली एज ए डिटेक्टिव हमें उसको रेफर करना चाहिए। हमें उसको उसके ऊपर ब्लाइंडली हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये उनका कहना है। फिर दूसरा है कि जब भी कोई किसी भी तरह का अगर कोई चेंज होता है, लेट से रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी में अगर चेंज हुआ या तो लेट से कोई की मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन में हमने कुछ चेंजेस कर दिए, तो वहाँ पे भी
हमारा ध्यान होना चाहिए। तीसरा वो क्या बोलते हैं कि अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स के बियॉन्ड भी हमें देखना चाहिए कंपनीज के अंदर। मतलब बहुत बार क्या होता है कि कंपनीज जो है ना वो अपने जो स्टेटमेंट्स है उसको अच्छा तो दिखा देती है, बट अंदर से कंपनी जो है वो खोखली होती है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। फिर फोर्थ वो क्या बोलते हैं कि जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो कंपनी का कैसा है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड्स जो है ना ये शेनानिगन्स करने के लिए वो भी कॉर्पोरेट कल्चर में ही हमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं। फिर फिफ्थ उन्होंने बोला है कि हमें कभी भी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी फ्रेमवर्क है उसको हमें ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। फिर सिक्स्थ अगर हम यहाँ पे देखें कि हमें ये चीज़ देखना है कि एग्जीक्यूटिव्स मतलब जैसे सीईओ सीएफओ मतलब सीएक्सओ लेवल या तो सीनियर एग्जीक्यूटिव या तो मैनेजमेंट प्रमोटर्स जो भी है वो लोग कैसे पैसा कमाते हैं कंपनीज में से, वो हमें बहुत ही क्लोजली हमें ये चीज़ जो है वो हमें जाननी चाहिए। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे बुक के अंदर भी एक दो केस स्टडीज दी है कि जहाँ पे कंपनीज के जो एग्जीक्यूटिव या तो सीईओ जिसको आप बोल सकते हो उनका जो कंपेंसेशन था वो इस तरह से डिज़ाइन किया था कि लेट से अगर हमारा शेयर प्राइस जो है आपको उसकी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अगर यहाँ पे पहुँचता है तो उनका कुछ सर्टेन उनका जो इंसेंटिव था वो था, अगर उससे भी ज़्यादा बढ़ता है तो और भी इंसेंटिव मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि सीईओ का फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही रह जाता है कि हमारी शेयर प्राइस जो है वो ऊपर रहनी चाहिए ताकि उसका जो पैकेज है उसका जो कंपनसेशन है वो उसको अच्छे से मिले। तो इसीलिए हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि एग्जीक्यूटिव जो है ना उसको पैसा कैसे मिलता है। फिर लोकेशन इज क्रिटिकल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे हमने देखा कि अभी लेट से अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ है कि जो सीएफओ के अंदर नहीं आनी चाहिए बट फिर भी वहाँ पे वो दिख रही है तो वो एक गलत बात है। इसीलिए हमें लोकेशन यहाँ पे जैसे हमने ऑथर ने बताया है कि लोकेशन जो है ना वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। फिर उन्होंने क्या बोला है कि एवरी सिंगल डिटेल इज इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि जो छोड़ सकते हैं या तो उसको थोड़ा हम लीवे दे सकते हैं, बट यहाँ पे ऑथर ने हमें ऐसा बताया कि एवरी सिंगल डिटेल इज क्रिटिकल कि जहाँ पे आपको वो चीज़ें ट्रैक करनी चाहिए। फिर है कि ऑब्जर्व पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। मतलब कि अगर लेट से कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव है कि जिसने इस लेट से अभी वो जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उसने वहाँ पे कुछ गड़बड़ घोटाला वहाँ पे उसने किया था, अभी वो कंपनी ने वहाँ से उसको फायर कर दिया और अभी वो दूसरी कंपनी में वो एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव या तो लेट से सीएक्सओ रोल में वहाँ पे गया है। तो यहाँ पे ऑथर का कहना क्या है कि अगर वो यहाँ से अगर उसने ऐसी चीज़ें करी थी और अभी वो दूसरी कंपनी में गया है तो चांसेस है बहुत ज़्यादा कि वो दूसरी कंपनी में जो गया है वो वहाँ पे भी वो ये सेम चीज़ रिपीट कर सकता है। तो इसीलिए अगर लेट से कोई पर्टिकुलर सीनियर एग्जीक्यूटिव है ऐसा तो वहाँ पे आपको उसको क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। फिर उन्होंने फाइनल एडवाइस हमें यही दिया है कि आपको हम्बल रहना चाहिए, क्यूरियस रहना चाहिए बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए। और फाइनली उन्होंने बोला है कि कीप लर्निंग। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टिंग वर्ल्ड ही ऐसा है कि जहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली सीखते रहना होगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम दो तीन चीज़ों के ऊपर अगर लेट्स हम समराइज करना चाहें तो आपको एक चीज़ बहुत ही क्लोजली ट्रैक करनी है और उसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल करके। बहुत सारी कंपनीज की अगर लेट से अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनकी जितनी भी गंदगी होगी ना वो सारी की सारी ट्रेड रिसीवेबल में होगी, क्योंकि कंटिन्यूअसली लेट से पॉसिबल है कि बहुत सारी कंपनीज लेट से कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है कि जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, अभी ऐसे में ये जो पूरी इंडस्ट्री है ना वो एक बैड साइकिल से या तो बैड फेज से वो जा रही है। बट एक पर्टिकुलर कंपनी ऐसी है जो कंटिन्यूअसली उसका टॉप लाइन बॉटम लाइन कंटिन्यूअसली उसका बढ़ रहा है, जबकि बाकी की जो कंपनी है वहां पे ये चीज नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें जाके देखना है कि जब पूरी इंडस्ट्री ही एक डाउनवर्ड ट्रेंड में अभी चल रही है तो ये एक पर्टिकुलर कंपनी ऐसा क्यों दिखा रही है। फिर आपको उसके जो प्रॉफिट है उसके जो रेवेन्यू है वो सारी चीज़ें आपको देखना है। फिर आपको ये भी देखना है कि जो कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल का नंबर है वो कैसा है। और दूसरा बहुत ही क्रिटिकल मैट्रिक क्या है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो कितनी बार पॉजिटिव है कितनी बार नेगेटिव है, ये चीज़ आपको हमेशा ट्रैक करनी चाहिए। और अगेन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग कंपनीज जो है उसको हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं, बाकी की जो कंपनी है उसके बारे में हम यहाँ पे मेनली बात कर रहे हैं। तो अगर लेट से कोई कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या तो फ्री कैश फ्लो अगर कंटिन्यूअसली अगर नेगेटिव है
नॉट अ गुड साइन। ट्रेड रिसीवेबल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, नॉट अ गुड साइन। तो ऐसी कंपनीज में चाहे वो कितना भी पॉजिटिव रिजल्ट क्यों ना दे रही हो, आपको हमेशा ही केयरफुल रहना चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पे अगर सीख लिया, तो आई थिंक कि आपने मेजोरिटी जो चीज़ है वो आपने यहाँ पे कवर कर ली है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।